नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आकाश आनंद को फिर से मायावती के उत्तराधिकारी बनाए जाने की। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर आशीर्वाद दे दिया है। आकाश बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर फिर से बनाए गए हैं। दरअसल मायावती ने अब से 47 दिन पहले आकाश आनंद को पद से हटाकर कहा था कि वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, यानी कि वो अब परिपक्व नहीं हुए हैं। वहीं हम बात करेंगे पेपर लीक मामले में देवभूमि काशीपुर में कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन की। काशीपुर में कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर तेवर दिखाए हैं। साथ ही हम बात करेंगे बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे पुलों की। विडंबना यह है कि बिहार में एक हफ्ते में तीसरा पुल गिरा है, जबकि 22 जून को सीवान में पुल गिरा था और 18 जून को बकरा नदी पर बना पुल ढह गया था। और चलते चलते हम बात करेंगे 2024 में जम्मू कश्मीर के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की। तो चलिए हम हाजिर हैं देश की ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ हमारी पेशकश में स्पेशल रिपोर्ट में। आकाश आनंद को फिर उत्तराधिकारी। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर घोषित किया उत्तराधिकारी। नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बने। यूपी में उपचुनाव लड़ेगी बीएसपी। सैतालीस दिन पहले पद से हटाकर कहा था मैच्योर नहीं। मायावती ने रविवार को लखनऊ में बसपा के सभी प्रदेश प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें आकाश आनंद भी मौजूद थे। बैठक के दौरान आकाश आनंद ने बुआ मायावती का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भतीजे के सिर पर प्यार से हाथ रखकर दुलारा और पीठ थपथपाई। बैठक में फैसला लिया गया कि बसपा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले उपचुनावों में हिस्सा लेगी। इस बैठक में पहुंचते ही आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो यानी कि अपनी बुआ मायावती के पैर छुए। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि बसपा की तरफ से बताया गया है कि आकाश आनंद को पूरी मैच्योरिटी के साथ पार्टी में कार्य करने के लिए इनको फिर से मौका दिया जा रहा है। ये पूर्व की तरह ही पार्टी में अपने सभी पदों पर बने रहेंगे, यानी ये पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ मायावती एकमात्र उत्तराधिकारी होंगे। मायावती ने कहा कि इनके बारे में वैसे मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अब वह अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में हर स्तर पर पूरे तौर से एक परिपक्व नेता के रूप में जरूर उभरेंगे। पार्टी के लोग भी अब इनको पहले से भी ज्यादा अपना आदर सम्मान देकर इनका हौसला जरूर बढ़ाएंगे। बता दें कि एक दिन पहले ही आकाश को उत्तराखंड उपचुनाव के पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया था। उनका नाम लिस्ट में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर था। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने अपने एक फैसले से सभी को चौंका दिया था। उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। साथ ही उन्हें परिपक्व होने तक का अपना उत्तराधिकारी बनाने से मना भी कर दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद बसपा के कई सार्वजनिक रैलियों में काफी आक्रामक नजर आए थे। उनके कुछ भाषणों में काफी चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखी टिप्पणियां की थी। ऐसे में एक ही भाषण में उन्होंने भाजपा को आतंकवादी पार्टी बता दिया था, जिसे लेकर आकाश पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। राजनीतिक जानकार मान रहे थे कि आकाश के तेवरों से बसपा की नई जान आ गई है। इस दौरान पार्टी प्रमुख मायावती ने आकाश को बसपा के राष्ट्रीय संयोग पद से हटाने की घोषणा कर दी। उन्होंने एक बयान में कहा था कि आकाश को अभी और परिपक्व होने की जरूरत है। लोकसभा चुनावों में बसपा की बुरी दुर्गति हुई थी और उसका खाता भी नहीं खुल सका था। उल्टा उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट प्रतिशत 19% से घटकर 10% के आसपास रह गया था। कोर्स करेक्शन का हुआ काम। माननीय बहन जी ने श्री आकाश आनंद जी को आज पुनः उनके पद पर बहाल करते हुए माननीय बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और अपना बहन जी ने उत्तराधिकारी बनाया है। पूरे देश की जिम्मेदारी रहेगी उनके पूरे देश की जिम्मेदारी दी है जो आगामी चुनाव आने वाले उपचुनाव उसको लेकर कोई दिशा निर्देश। बहन जी ने कहा कि हम सभी उपचुनाव लड़ेंगे, जहां जहां यूपी में लड़ेंगे और अन्य राज्यों में भी जहां आप लड़ने लायक स्थिति में तैयारी करेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बैठक में बसपा नेताओं को ये भी बताया गया कि वर्तमान में केंद्र की भाजपा व इनकी एनडीए की सरकार पूरे तौर से स्थिर नहीं है, कभी भी अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। ऐसे में पार्टी के लोगों को पूरे देश में पार्टी के संगठन में मशीनरी लोगों को आगे करके
पार्टी के जनाधार को युद्ध स्तर पर बढ़ाना है ताकि हर स्तर पर पार्टी मजबूत हो सके। इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में किसी न किसी मुद्दे को लेकर विशेषकर गरीब व कमजोर वर्गों के लोग गुमराह होकर जो अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को नुकसान पहुंचा के यहां इनका शोषण करने वाली पार्टी को सत्ता में आसीन करा देते हैं, तो ये कतई भी उचित नहीं है, जिस पर पार्टी के लोगों को जरूर सोच विचार करना चाहिए। आकाश आनंद को एक बार फिर पुरानी जिम्मेदारी सौंपकर मायावती ने एक तरह से कोर्स करेक्शन का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सभी 10 सीटों पर उपचुनाव है। बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फैसला किया है कि बहुजन समाज पार्टी राज्य की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी प्रत्याशी उतारेगी। राष्ट्रीय संयोजक पद पर वापसी के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर आ गई है। वे उपचुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के लिए प्रचार करते दिखेंगे। आकाश को संयमित रहने की सलाह। बताया जा रहा है कि आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने की तैयारी मायावती ने तकरीबन हफ्ते भर पहले कर ली थी। 16 जून को आकाश लखनऊ आए थे, जहां सभी पुरानी बातों को लेकर मायावती ने उनसे चर्चा की थी। बसपा सुप्रीमो ने आकाश को संयमित रहने की हिदायत दी है। माना जा रहा है कि बसपा की नजर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर है। 2 साल पहले आकाश को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपकर मायावती ने उन्हें यूपी चुनाव से पहले तैयारी का पर्याप्त मौका दिया है। हमारे साथ इस समय जो है सरवर मलिक साहब हैं। सर, क्या हुआ जो है आज बैठक में? आज बैठक में बहन जी दिशा निर्देश दिए हम लोग कैसे काम करने हैं, हार के क्या क्या कारण रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई है। आकाश आनंद जी को फिर से कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बहन जी ने बना दिया है और हम लोग साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। बहन जी के कंधे में बहुत बोझ है, हम लोग को सारा बोझ उनका थोड़ा कम करना है। वो सारी जिम्मेदारी आकाश जी पे और हम सब छोटे बड़े कार्यकर्ताओं में दी गई है। तो ये हमारे साथ जो है सरवर मलिक थे, पूर्व लखनऊ के प्रत्याशी रहे हैं। इन्होंने कहा कि आकाश आनंद की बीएसपी में फिर वापसी हो चुकी है। एक तरह से उनको फिर से रिलॉन्च कर दिया गया है। उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहन जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। अब हम बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। देश का भविष्य यानी युवाओं के करियर से हो रहे खिलवाड़ को सरकार की उदासीनता कहें या फिर नौकरशाही की लालची मीमांसा। बहरहाल लगातार पेपर लीक के मामलों से आपको देश भर के छात्रों में रोष है। देवभूमि काशीपुर में कांग्रेसियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उज्जवल भविष्य को लेकर दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों के सपने नौकरशाही के लालच की भेंट चढ़ रहे हैं। लगातार देश में पेपर लीक मामले छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। जो लोग किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, इसके बावजूद पेपर माफियाओं पर कंट्रोल लगाने में सरकारें फिसड्डी साबित हो रही हैं। पेपर लीक पर लगाम लगाना मानो सरकारों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। वहीं पेपर लीक मामले पर विपक्ष लगातार हमलावर है। उत्तराखंड के काशीपुर में कांग्रेस ने हल्ला बोलकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। भैया, आपने पहले भी बहुत बार देखा है, हमने भी देखा है। जैसे कि अभी नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया है, उसमें बीजेपी की धांधली साफ नजर आई है और पहले भी बहुत सारी भर्तियां इन्होंने इनके द्वारा भर्ती करने के बाद रद्द निरस्त कर दी गई। लोगों के साथ बार बार पेपर लीक बच्चों का, बच्चे बेचारे कैसे तैसे करके। हमारा प्रदेश है उत्तराखंड। हमारे उत्तराखंड प्रदेश में ज्यादातर मैक्सिमम जो एरिया पहाड़ का है। हमारे पहाड़ पे रहने वाले बच्चे किसी तरीके से बेचारे बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। लोग कर्जा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर से दूर रख के। वो बेचारे बच्चे अपनी तैयारी करने के बाद कैसे तैसे करके बसों का किराया और रहना खाना, वो बेचारे बस स्टैंड में रात सोकर अपना समय व्यतीत करके पेपर देते हैं इस मंशा के साथ कि उनके परिवार से कोई एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो उनका भविष्य सुधर जाएगा, उनके घर का भविष्य थोड़ा अच्छे रास्ते में पड़ जाएगा। मगर हमारी विफल ये भाजपा सरकार, ये चोरों की सरकार, बार बार घोटाले करना और
ये भर्तियां निरस्त कर देना, पेपर लीक कर देना, इसके ऊपर इनसे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। हम उसके लिए सीबीआई जांच चाहते हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जब से सरकार केंद्र में बनी है तब से ही लगातार धांधली चल रही है। केवल शिक्षा को लेकर ही और गरीबी की तरफ हमारा देश जोड़ रहा है, और ऐसी हालात में गरीबी की स्थिति में कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कर्जा लेकर लोग कोचिंग करा रहे हैं अपने बच्चों को, उसके बावजूद पेपर हो जाता है नीट का पेपर होने के बाद उसको 32 लाख रुपए में बेचा जाता है। 32 लाख रुपए में सरकारी डॉक्टर बना रहे हैं। 6 लाख रुपए में ये 6 लाख रुपए प्रोफेसर बना रहे हैं। यूजीसी नेट का पेपर हो गया, उसके बाद उसको स्थगित कर दिया गया। बच्चे तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, उसको एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि पेपर ये स्थगित हो गया है। उसके दौरान उन बच्चों के मनोबल टूट जाता है, उनके माता पिता जो कर्ज लेकर के उनको कोचिंग करा रहे हैं उनकी दिशा खराब हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है। उसके बावजूद भी ये सरकारें बनी रहती है, इनके मंत्री पद पर रहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार देश में और प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही नीट का पेपर लीक हुआ है, जिसमें लाखों युवतियों ने एग्जाम दिया, लेकिन एग्जाम देने के बाद एग्जाम देने के लिए कई साल ये लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद अंतिम समय में पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। उनकी मानसिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति और उनकी आर्थिक स्थिति, इन सभी पर असर पड़ता है। बच्चे के साथ साथ बच्चा ही नहीं, उसके माँ बाप भी उसके साथ मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके एक बच्चा एग्जाम देने के लिए तैयारी करके और एग्जाम देने जाता है एग्जाम सेंटर में, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि एग्जाम लीक हो चुका है। आज मुख्य चौराहे पर, महाराणा प्रताप चौराहे पर, हमने जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं इनके धर्मेंद्र प्रधान जी भाजपा के, उनका हमने पुतला फूका है और उनका इस्तीफा मांगा है कि जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है उसके लिए उनके लिए शर्मनाक है, क्योंकि वो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। इसके लिए हमने आज उनका इस्तीफा मांगा है और पुतला दहन किया है। जाहिर है कि उत्तराखंड में रोजगार को लेकर पलायन सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में पेपर लीक मामले में अब उत्तराखंड के लोगों के हौसले भी टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में लोग कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाई कराते हैं और पेपर ना छूट जाए इस चिंता के चलते रात में बस स्टैंड पर सोने के लिए भी मजबूर होते हैं। सरकारी नौकरी पाकर अपने परिवार को गरीबी के जबड़े से बाहर निकालेंगे के सपनों को सरकार की लापरवाही और नौकरशाही की लालची मंशा बर्बाद कर रही है। पेपर लीक मामलों में जहां अभ्यर्थी परेशान हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल किए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कड़े सजा प्राविधानों में से मोदी सरकार पेपर लीक मामलों पर लगाम लगाने में कितना सफल रहती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे बिहार के गिरते पुलों की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार में 7 दिन के अंदर 3 पुल गिर गए हैं। धड़ाधड़ गिर रहे पुल ने नीतीश सरकार की नींद उड़ा दी है। लगातार पुल का ध्वस्त होते जाने को लेकर राज्य सरकार ने एहतियातन कदम उठाने का फैसला लिया है। दरअसल बिहार के ग्रामीण इलाकों में कई पुल के भरभरा कर गिर जाने के बाद सचेत हुई सरकार ब्रिज की कमजोरी को जानने और नए पुल की मजबूती बनी रहे, इसके लिए सभी ग्रामीण पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने जा रही है। मकसद यह है कि आपको बता दें, सरकारी राशि का सदुपयोग हो और जान माल की सुरक्षा की जा सके। साथ ही आवागमन को लेकर किस तरह की परेशानी होती है, इस बात को भी जानने की कोशिश होगी इस ऑडिट के द्वारा। यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे पुल, हफ्ते में तीसरा पुल गिरा। मोतिहारी में 2 करोड़ की लागत से बन रहा था 50 फीट का ब्रिज। 22 जून को सिवान में गिरा था पुल। 18 जून को बकरा नदी पर बना पुल गिरा था। भरभरा कर गिरे ब्रिज तो एक्शन में आई नीतीश सरकार। पुल को लेकर जारी किया फरमान। पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने जा रही सरकार। सरकारी राशि का सदुपयोग हो और जान माल की सुरक्षा का रखा जाएगा ध्यान। आवागमन की परेशानी जानने की होगी कोशिश।
एक सप्ताह के अंदर बिहार में तीसरा पुल हादसा कहीं न कहीं निर्माण कंपनियों की लापरवाही के साथ सिस्टम का नकारापन ही है। आपको बता दें कि इस बार पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन प्रखंड में 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। लोग बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अमावा के चैनपुर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर बन रहे पुल की ढलाई का काम कई दिनों से चल रहा था। पुल के एक हिस्से की ढलाई हुई थी। अचानक रात में करीब 40 फीट लंबा हिस्सा गिर गया। बता दें 2 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया जा रहा था। इससे पहले अररिया और सिवान में भी पुल गिर चुके हैं। पुल निर्माण में गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल निर्माण में गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा गया। पुल में इस्तेमाल की गई सामग्रियों की गुणवत्ता काफी खराब है। इसलिए अररिया के बकरा नदी पर जैसे पुल हादसा हुआ था वैसे ही हाल यहाँ भी हुआ। लोगों ने कहा कि अब सवाल उठता है कि ढलाई के वक्त ही पुल ध्वस्त हो रहा है। इसकी गुणवत्ता क्या होगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हालांकि सरकार अब पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने जा रही है। ऑडिट के होंगे ये मुख्य बिंदु। किस पुल से कितनी आबादी जुड़ी है, कितने वाहनों का प्रतिदिन आवागमन होता है, पुल की क्षमता कितना और किस तरह के वाहनों के वजन की उठाने की, पुल से होकर किस तरह के वाहन गुजरते हैं, पुल निर्माण की तिथि, पुल की अनुमानित आयु कितनी है, क्या कभी मरम्मत भी हुई और हुई तो कब कब। आकलन इस बात की भी होगी कि वर्तमान पुल की मरम्मत की भी जरूरत है। कौन से पुराने पुल की जगह नया पुल बनाने की जरूरत है। 22 जून को सिवान में गिरा था पुल। आपको बता दें सिवान के महाराजगंज अनुमंडल के पटेड़ा और गरौली गांव के बीच गंडक नहर पर 22 जून को पुल अचानक गिर गया था। दरअसल अचानक पुल का एक पाया धंसने लगा। देखते ही देखते पुल नहर में समा गया। हादसे के बाद 2 गांव के बीच आवागमन बाधित हो गया। इलाके में हड़कंप मच गया। यहाँ भी लोग पुल के निर्माण कार्य पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में कहां निर्माण में भ्रष्टाचार। 19 फरवरी 2023 को पटना के बिहटा सरमेरापुर गिला। 16 जनवरी 2023 को दरभंगा में पुल ढहा। कुशेश्वर स्थान के सबोहर घाट में हुआ था हादसा। 15 मई 2023 को पूर्णिया में पुल का बॉक्स ब्रिज में गिरा। 4 जून 2023 को सुल्तानगंज अगवानी पुल गिरा। जुलाई 2022 में कटिहार में निर्माणाधीन पुल गिरा। 18 नवंबर 2022 को नालंदा में निर्माणाधीन पुल ढहा। 9 जून 2023 को सहरसा में पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। 30 अप्रैल 2022 को भागलपुर खगड़िया में पुल ध्वस्त हो गया। 18 जून को बकरा नदी पर बना पुल गिरा था। बता दें कि 18 जून को अररिया जिले की सिकटी प्रखंड में बकरा नदी पर बना पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया था। 182 मीटर का पुल कुल 3 हिस्सों में बना था। 2 पाए के साथ 2 हिस्सा नदी में समा गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत बने इस पुल की लागत 7.79 करोड़ रुपए है। 182 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में यह 7 करोड़ 80 लाख की लागत का था, लेकिन बाद में नदी की धारा बदलते और अप्रोच सड़क को लेकर पुल 12 करोड़ की लागत का हो गया था। IBMS रिपोर्ट कहती है 2022 के आंकड़ों के मुताबिक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1,72,517 बड़े और छोटे पुलिया हैं। इनमें से 1,34,229 पुलिया, 32,806 छोटे पुल हैं, 3,647 बड़े पुल और 1,835 अतिरिक्त लंबे पुल हैं।
रिपोर्ट में लगभग 30% पुलिया, 12 से 15% छोटे पुल, 8 से 10% बड़े पुल और 5% अतिरिक्त लंबे पुल खराब स्थिति में हैं। आपको बता दें कि बीते 5 साल में बिहार में पुलों के ध्वस्त होने की 1 दर्जन घटनाएं हो चुकी। 4 जून 2023 को बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरने के बाद खूब हंगामा मचा था। वहीं 1717 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज पुल बन रहा था। साल भर पहले यानी 2022 में भी निर्माण के दौरान पुल का एक हिस्सा गिर गया था। तब पुल के डिजाइन में ही गड़बड़ी की बात सामने आई थी। बिहार सरकार ने जिस कंपनी को पुल निर्माण का काम दिया, उसे सरकार ने तब बिहार के 9,000 रुपए करोड़ के प्रोजेक्ट भी दिए थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर कश्मीर घाटी इस साल सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रही है। पर्यटन विभाग के मुताबिक पिछले साल 55,000 से ज्यादा विदेशी सैलानी कश्मीर आए। मौजूदा रुझान को देखते हुए इस साल सभी पिछले रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। थोड़ा नहीं आ रहे हैं, 2.5 गुना ज्यादा आ रहे हैं G20 के आयोजन के बाद, और उसके बाद कई देशों ने अपनी एडवाइजरी वापस ले ली। तो मुझे लगता है कि G20 के बाद अगर कुछ देशों ने एडवाइजरी वापस ली तो संभव है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बाद भी कुछ देश अपनी एडवाइजरी वापस ले लेंगे। फ्रांस, जर्मनी, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे कई देशों से सैलानी कश्मीर घाटी की खूबसूरती को निहारने पहुंच रहे हैं। पर्यटन विभाग की तरफ से इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के अलावा कई दूसरे टूरिस्ट स्पॉट की पहचान की गई है। बॉर्डर टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है। Yes, it's my first visit, our first visit. We've been already in Kerala, but it's the first time we come to Kashmir. So how did you find the place? Very, very beautiful. Really, and people are very nice, and it's very beautiful. It's completely different. So had you searched before on internet about Kashmir? Yes, of course. I went to internet to see what was Kashmir, what town I have to visit, and how can we make it. I come to Kashmir for the second time. I have 2 times here. 2 times here. So Yes. how did you find this place? Kashmir is very famous now. Long time ago, I reached the Kashmir in the magazine. I see the Kashmir in the heaven on earth. That's why, yeah, I take the vacation for the last year. I come to the Kashmir, and now, the last year I have just a short time to Kashmir, but now we have, I spend more time in Kashmir for discover more. This is my first time I come to Kashmir. And Yeah. how did you find this place? Oh, it's so wonderful, you know. I cannot express by my words because I feel it's so lovely, and everything is the landscape, the people, and the houseboats, and the gondola. Everything I enjoy a lot. पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विदेशी सैलानियों की बढ़ती तादाद की वजह हाल के दिनों में ज्यादा बेहतर हुई कानून व्यवस्था और अमन चैन है। विदेशी सैलानियों के आने से अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। इससे लोगों को भी फायदा हो रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।